हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी कुछ टॉपिक्स लेकर के आया आपकी क्लास 12 फिजिक्स का। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने आपके सारे जो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर उससे पहले जो वीडियोस पढ़े हुए सारे के सारे अवेलेबल हैं। सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे के सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं थर्ड चैप्टर को, चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम आपका है विद्युत धारा। जिस चैप्टर में आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा क्या होती है, उसके मात्रक क्या होते हैं, उसकी परिभाषा और आगे और भी बहुत सारी चीजें आप विद्युत धारा के बारे में इस चैप्टर में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो सेकंड चैप्टर के वीडियोस लगभग सारे अवेलेबल हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है तो आप हमें कमेंट के जरिए से बता सकते हैं, मैं उस पर एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा। चलिए फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्ड, लेसन नंबर थर्ड, आपका विद्युत धारा। लेसन नंबर थर्ड विद्युत धारा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से जुड़े हुए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक आपका विद्युत धारा, आपका लेसन नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड आपका रहने वाला है आज का। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड। इसमें क्या है, आप पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। देखिए विद्युत धारा क्या होती है, इसकी परिभाषा अगर सिंपल लैंग्वेज में समझी जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल सी परिभाषा है। क्या, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये प्रवाहित किस में होगा, किसी न किसी चालक में, किसी न किसी परिपथ में होगा। तो आप बोल सकते हैं क्या, चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ये आवेश जो प्रवाह होता है वो सतत रूप से, एक समान रूप से प्रवाहित होता है। तो किसी चालक में सतत रूप से प्रवाहित आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज है, आप इसे याद रखने के लिए कर सकते हैं। क्या, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज आप एक लाइन में इसको वन लाइन में याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, वन लाइन परिभाषा आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको इसके अलावा भी एक दूसरी परिभाषा होती है जो आपको लिखनी होती है। देखिए वो क्या है, वो किताब के हिसाब से थोड़ी आपकी बड़ी हो जाएगी, ज्यादा नहीं, एक दो लाइन और बढ़ जाएंगे उसमें और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये क्या, आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, क्या, आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। अगर पूछा जाता है विद्युत धारा क्या होती है, तो आवेश के प्रवाह की दर होती है किसी चालक में जो आवेश के प्रवाह की दर होती है उसी को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, आइए अब दूसरी जो परिभाषा होती है उसको क्या बोलेंगे, उसको कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। आप लिखेंगे, अथवा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा करके आप लिख सकते हैं। तो आप इसमें देखो दूसरी परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी। हाँ, दूसरी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। क्या, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए यहां पर, क्या, किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। आप जब लिखें तो आप यही परिभाषा लिखें, लिखने के लिए ये ज्यादा बेटर है और समझने के लिए ये ज्यादा बढ़िया।
तो लिखें जब तो ज्यादातर इसका यूज करें, वैसे आप वो भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगी, ठीक है। और इसके बाद आप आगे इसमें जोड़ सकते हैं क्या, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, यदि हम मान लेते हैं चालक में जो समय एकांक मतलब 1 सेकंड में और जो आवेश प्रवाहित होते हैं उनकी संख्या भी 1 कूलाम हो, तो प्रवाहित आवेश कितना होगा, ठीक है। सॉरी 1 कूलाम नहीं, उसको मान लेंगे कि धारा आपकी जो है आई है ही बता दिया, और आवेश जो है क्यू मान लेंगे और समय टी मान लेंगे, तो आपका सूत्र निकलेगा। अभी जो एकांक वाला मैंने बोला वो आप तब निकालेंगे जब आपकी एम्पीयर की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी तब, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे क्या, यदि यदि चालक में टी समय में, चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो, चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो चालक की धारा तो चालक की धारा I बराबर Q अपॉन टी हो जाएगी। ये आपका फार्मूला बन जाएगा इसका। यहां से देखिए यही तो है, दर का मतलब अपॉन में अनुपात जो होगा, आवेश और समय का जो अनुपात होगा उसी को बोला जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। मात्रक लिख लेंगे इसका, यहां से देखिए आवेश का कूलाम होता है, कूलाम, और इसका समय सेकंड होता है, तो कूलाम प्रति सेकंड, और करके लिख लेंगे यहाँ पे, और करके एम्पियर अथवा में एम्पियर, यही ज्यादा यूज होता है, आप इसको ही याद रखें। ये तो सूत्र से आपको पता लग जाएगा, लेकिन एम्पियर आप याद रखें, एम्पियर, ठीक है। इसका मात्रक एम्पियर बहुत ज्यादा यूज होगा आपका, ठीक है। यही यूज करते हैं हम, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी एम्पियर में ही यूज करेंगे इसका, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। तो कैसे अदिश राशि है, देखिए क्योंकि आवेश भी आपका अदिश राशि और टी समय भी अदिश राशि, इसलिए आपकी धारा जो होती है वो भी एक अदिश राशि होती है। साइड पे लिख लो, ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश और सदिश पता होगा बहुत अच्छे से, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ इस लेवल पे आप अदिश सदिश परिभाषाएं पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। क्या अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, किस दिशा में जा रही कितना नहीं, ठीक है, किस दिशा में जा रही इसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो सदिश राशियां होती है उनमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए होती है। परिमाण का मतलब वो कितना काम किया या किस दिशा में गया है, ठीक है, कितना चल के गया, ठीक है, वो सदिश राशियां होती हैं। और जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब काम क्या किया है, कितना किया है काम, कहाँ किया, कैसे, किस दिशा में किया, उसके लिए कोई जरूरत नहीं होती, तो वो आपकी अदिश राशियां होती, ठीक है। चलिए आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बात करते हैं, आपकी एक परिभाषा पूछी जाती है, जो अभी आपने धारा का मात्रक लिखा एम्पियर, तो परिभाषा पूछी जा सकती है, एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, एक एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। अभी आपने फॉर्मूला लिखा था I बराबर Q अपॉन टी। अगर हम क्या मान लें, आवेश भी आपका 1 कूलम मान लें और समय भी 1 सेकंड मान लें, तो आपका जो धारा होगी वो 1 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। धारा होगी तो क्या होगी, 1 एम्पियर आ जाएगी। यही इसकी परिभाषा आप यहां से लिख सकते हैं, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या लिखेंगे, देखो यहां से लिख लो आप, यदि चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो चालक की धारा 1 एम्पियर होगी, 1 एम्पियर होगी। यही आपकी 1 एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी 1 एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी, ठीक। अब इसके आगे आपको क्या करना है कि
थोड़ा सा आगे कुछ काम कराएंगे इसमें। क्या आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई, ठीक है। ये 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद 11th में भी थोड़ा सा टॉपिक दिया गया, उसको आपने, इसका यूज होता है बीच बीच में जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या या आवेश निकालते हैं तो, ठीक। तो वही वाला है। तो आप यहां से लिख लेंगे, चूंकि आप जानते हैं Q बराबर एन ई होता है, तब क्या हो जाएगा, I बराबर क्या आप एन ई अपॉन टी लिख सकते हैं। तो अब जब आप यहां से n बराबर निकालेंगे तो n बराबर आई टी अपॉन ई हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के या परिभाषा से, एम्पियर की परिभाषा से लिख लीजिए, एम्पियर की परिभाषा से, परिभाषा से, ठीक है। एम्पियर की परिभाषा से क्या हो जाएगा, एन तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, आई और टी कितना हो गया, देखो आई और टी एक एक हो गया था, इसकी जगह तो आप एक लिख लो, एक ही जगह यही लिख रहने दो। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, एन बराबर 1 ई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो लिख लीजिए 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे 0, फिर इसको काट लेंगे 5, यहाँ कितना आएगा 8, ठीक। 8 से कटेगा नहीं, दशमलव लगा करके इसको काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा, 2 बचेंगे, दशमलव तो लगा ही आपका, 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 20, तो 8 2 बार में चला जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, दशमलव लगा ही हुआ है जो आप जो है उसके आगे फिर से 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 4 बचा था, 40 हो जाएगा, तो 5 बार में पूरा चला जाएगा। तो आपका n इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10 टू दी पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा 19, ठीक है। यहां से आप n इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू दी पावर, एक आपकी जो धाई है, घात है, कम हो जाएगी, बस ये आपका निकल करके आ जाएगा n। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, आपकी ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल करके आ जाएगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, उसके बाद और थोड़ा सा आपको 2-3 पॉइंट्स हैं इसके नोट्स के लिए, जो पॉइंट्स होते हैं उन पे बात करते हैं। चलिए चलिए आइए यहाँ पे दो, और इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाल करके 2 पॉइंट लिखेंगे थोड़ी धारा के बारे में। क्या पॉइंट लिखेंगे, देखिए आवेश, सॉरी, धारा एक आपकी मूल राशि होती है। आपने मूल राशियां 7th क्लास, सॉरी 11th क्लास में आपने मूल राशियां पढ़ी होंगी, 7 आपके चैप्टर में शुरुआत में ही दी गई हैं, तो शुरुआत में ही दी गई उस बुक में। तो आप जब देखेंगे तो आपको मूल राशियां आपने पढ़ी होंगी, 7 मूल राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ये राशियां जो होती हैं, तो उनमें जो मूल राशियां 7 थी उसमें से एक आपकी विद्युत धारा भी थी। तो वही पॉइंट है इसमें, आप लिख लेंगे यहाँ पे नोट में, क्या धारा एक मूल राशि है, विद्युत धारा, विद्युत धारा एक मूल राशि है, विद्युत धारा एक मूल राशि है, मूल राशि है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि एसआई मात्रक के अनुसार जो धारा की दिशा होती है वो धनावेश की दिशा के साथ, मतलब दिशा की ओर होती है, और जो ऋणावेश होता है उसकी दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। तो आप इसमें लिख लेंगे एसआई मात्रक के अनुसार, क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट एसआई मात्रक के अनुसार, एसआई मात्रक के अनुसार, अनुसार धारा की दिशा, धारा की दिशा धनावेश, धनावेश की दिशा के समान होती है, समान दिशा में होती है, ऐसा लिख लो, धनावेश की दिशा के समान दिशा में होती है, समान दिशा में होती है, परंतु ऋणावेश की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, दिशा के विपरीत दिशा में होती है, दिशा में होती है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे इसमें, धारा की
दिशा निकालने के लिए। ठीक है, क्या पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसमें, ये तो एक आपकी मूल राशि होती है, दूसरा एसआई मात्रक के अनुसार इसकी दिशा जो होती है वो धनावेश जो होगा तो उसकी दिशा के समान होगी और ऋणावेश की दिशा के विपरीत दिशा होती है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी दिशा के लिए होता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आपको कराना है, जो बहुत छोटी सी लैंग्वेज परिभाषा है आपकी, जिसमें आपको पढ़ना होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ पढ़ना होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ होता है। ठीक है, आइए उसकी हेडिंग बनाते हैं और आगे आपको उसकी सिर्फ परिभाषा लिखनी है और कुछ ज्यादा समझना नहीं, बस थोड़ा सा आपको बता देंगे उसमें परिभाषा कैसे लिखनी है बस। तो यहां लिखेंगे क्या, हेडिंग बना लेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का कर लो, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ। ठीक है, ये आप इसमें डालेंगे, इसकी हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, छोटी सी लैंग्वेज होती है, परिभाषा होती है, थोड़ा सा समझेंगे इसमें। इसकी परिभाषा पहले आप थोड़ी सी समझेंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, धातु के भीतर, कोई धातु है उसके भीतर क्या किया गया, धातु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की दो धनायनों, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, धनायनों से टक्कर होती है इसमें। ठीक है, धनायनों से जो टक्कर होती है उसमें क्या किया गया, बताते हैं कि जो दो धनायन होंगे उनकी दो क्रमागत टक्करें होंगी, धनायनों की दो क्रमागत जो टक्करें होती हैं उनके बीच की, अब देखिए दो टक्करें होंगी तो दूरियां भी दो निकल करके आएंगी। ठीक है, दो धनायनों की इलेक्ट्रॉनों से जो टक्कर होगी उनके बीच की जो औसत दूरी होती है, उनके बीच की जो औसत दूरी होती है उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का मुक्त माध्य पथ कहते हैं, उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन का मुक्त माध्य पथ कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, यहां पर देखिए क्या, धातु के भीतर, धातु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ कहते हैं, माध्य पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और यहां नीचे लिख लेना लैम्डा बराबर 10⁻⁻7 मीटर होता है। ठीक, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। तो ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ की परिभाषा हो जाएगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ क्या होता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये आज का आपका टॉपिक विद्युत धारा, उसकी परिभाषा और उसके साथ साथ उसके सूत्र का निगमन और उसके बाद 1 एम्पीयर की परिभाषा। 1 एम्पीयर की परिभाषा के बाद उसे में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निकालना और उसके बाद ये सिंपल से 2 पॉइंट्स आपको, विद्युत धारा जो है एक मूल राशि एसआई मात्रक के अनुसार इसका जो है दिशा जो होती है इसकी वो धनावेश की दिशा के समान परंतु ऋणावेश की दिशा के विपरीत होती है। उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य
मुक्त माध्य पथ के बारे में आपको बताया, इसकी परिभाषा आपकी सिंपल सी है, ये लिखी हुई परिभाषा क्या, धातु के भीतर धातु के धनायनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच होने वाली दो क्रमागत टक्करों की जो औसत दूरी होती है उसी को बोला जाता है मुक्त माध्य पथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक। हम आशा करते हैं आपसे आज के इस टॉपिक में आपको एक छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चैप्टर नंबर 3 अभी बेसिक है, बिल्कुल आपका बेसिक से हमने आपको इसको स्टार्ट किया, वो बताया हुआ। बहुत सारी चीजें आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगी इस वाले चैप्टर में। और इससे पहले जो आपके चैप्टर हैं उसकी प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है, आप हमारे चैनल पे जाकर के वहां से प्लेलिस्ट में जाएं और आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की पूरी प्री लिस्ट मिल जाएगी और देखें। और उसमें अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जो नहीं हुआ है वो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताएं और हम आपको उसके लिए कोई ना कोई उसकी समाधान करेंगे या उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना करके आप अपलोड करेंगे उसको। चलिए ठीक, फिलहाल आज के लिए आपका इतना ही है। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लोगों के पास वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें आप भी, और दूसरों को भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे क्या होगा जो भी आपके 2024-25 में बोर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला ये चैनल और इस पे पढ़ने वाले सारे के सारे वीडियो। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।